तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जैसे एप्लीकेबली आईटी सिस्टम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के यूनिट 1 को अच्छे से कवर किया था, उसी तरह आज की वीडियो में हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सेकेंड यूनिट को लिया है। इसमें हमने लामी थ्योरम और बीम सपोर्ट टाइप्स ऑफ बीम टाइप ऑफ सपोर्ट को अच्छे से एकदम एक एक टॉपिक को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स का हर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा। और जो लोग नोट्स के लिए बोल रहे थे, मैंने टेलीग्राम चैनल पे हर एक चैप्टर्स का चैप्टर वाइज नोट्स अपलोड कर दिया है, जो कि आप एकदम फ्री में ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और एक अच्छा अच्छा सा कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस सेकेंड यूनिट को भी अच्छे से कवर करते हैं और इंजॉय करते हैं। कभी कभी जब हम बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतों को देखते हैं या उन विशालकाय पुलों को जो उफनती नदियों पर मीलों तक फैले होते हैं, तो एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है। कि आखिर इतना भारी भरकम वजन बिना गिरे अपनी जगह पर टिका कैसे रहता है ना? बिल्कुल। मतलब लाखों टन का वजन दशकों तक हिलता भी नहीं है। ये कोई जादू तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से विज्ञान है। बलों के संतुलन का एक बहुत ही सटीक, मतलब एकदम सधा हुआ विज्ञान। हाँ, और आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। आज का हमारा स्रोत है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की एक बहुत ही प्रामाणिक पाठ्यपुस्तक की इकाई 2, बलों का संतुलन तथा धरण की संकल्पना। इक्विलिब्रियम और कॉन्सेप्ट ऑफ बीम। किसी भी सिविल या मैकेनिकल ढांचे की नींव यही होती है। एकदम सही। और आज हमारा मिशन यही है कि हम इस साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम को समझें, लामी के प्रमेय की बात करें, फ्री बॉडी डायग्राम्स को डिकोड करें और समझें कि बीम्स दुनिया का भार कैसे उठाते हैं। और एक सीनियर स्ट्रक्चरल इंजीनियर के नजरिए से मैं इन किताबी सिद्धांतों को असली दुनिया के कंक्रीट, स्टील और साइट की चुनौतियों से जोड़कर बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। स्रोत में इसके बारे में काफी विस्तार से बताया गया है, लेकिन एक सवाल है। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि कोई वस्तु पूरी तरह से रुकी हुई है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। साम्यावस्था को सिर्फ रुके हुए होने तक सीमित नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो फिर? देखिए, यहाँ हमें दो चीजों में अंतर समझना होगा: स्थैतिक साम्यावस्था और गतिक साम्यावस्था। स्थैतिक मतलब स्टैटिक। इसका तो सीधा सा मतलब है कि वस्तु पूरी तरह से विराम अवस्था में है, रुकी हुई है। हाँ, वो तो नाम से ही समझ आ रहा है। लेकिन जो असली आहा मोमेंट है ना, वो गतिक साम्यावस्था में है, यानी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। गतिक साम्यावस्था मतलब कोई चीज चल रही है फिर भी संतुलन में है। बिल्कुल। जब कोई वस्तु एक समान गति से चलती है, मतलब उसका रेखीय या कोणीय त्वरण जो एक्सेलरेशन होता है वो शून्य होता है, तब भी वो संतुलन में होती है। जैसे कि कोई एस्केलेटर जो एक ही स्पीड से चल रहा हो, एकदम सही उदाहरण। या बिजली संयंत्र में एक समान गति से घूमती हुई भारी टरबाइन। इन दोनों ही स्थितियों में वस्तु पर काम करने वाले सभी बलों का जो परिणामी बल होता है, यानी रिजल्टेंट फोर्स, वो शून्य होता है। तो मतलब चाहे चीज रुकी हो या एक समान गति से चल रही हो, उसका रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। हाँ, रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, यही मूल शर्त है। इसी में एक और नया शब्द आया है स्रोत में, साम्यक बल या इक्विलिब्रियंट फोर्स। ये क्या होता है? ये रिजल्टेंट से कैसे अलग है? देखिए, परिणामी बल या रिजल्टेंट तो वो है जो सारे बलों का एक संयुक्त प्रभाव है। लेकिन साम्यक बल वो अकेला बल है जो पूरे निकाय को वापस संतुलन में ले आता है। अच्छा, मतलब जो बल सिस्टम को बिगड़ने से रोके। आप गणितीय रूप से कहें तो ये ठीक परिणामी बल के बराबर होता है, लेकिन उसकी दिशा बिल्कुल विपरीत होती है और ये उसी लाइन पर काम करता है, मतलब समरेख या कोलिनियर होता है। तो अगर मैं इसे असली दुनिया में देखूं, मान लीजिए कोई पुराना पुल एक तरफ झुक रहा है। हाँ। तो उस झुकाव का जो कारण है वो परिणामी बल है। और अगर हम उसे रोकने के लिए दूसरी तरफ से कोई स्टील की केबल बांध दे, तो वो केबल साम्य बल लगा रही है। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। हम रेट्रोफिटिंग में यही तो करते हैं। हम गणना करके निकालते हैं कि ढांचा किस तरफ असंतुलित हो रहा है और फिर ठीक उसके विपरीत दिशा में साम्य बल लगाकर उसे वापस स्टैटिक साम्यावस्था में ले आते हैं। क्या बात है! मतलब किताब के पन्ने सीधे कंस्ट्रक्शन साइट पर जिंदा हो गए। अच्छा,
अब इस गणितीय यात्रा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। स्रोत में लामी के प्रमेय का बहुत जिक्र है। लामी का प्रमेय इंजीनियरिंग का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। हाँ, इसकी परिभाषा कहती है कि यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे 3 बल संतुलन में हैं, तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की ज्या यानी साइन के समानुपाती होता है। बिल्कुल, P/sin अल्फा बराबर Q/sin साइन बीटा। हाँ, वही सूत्र। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सो व्हाट, मतलब ये इतना जटिल सा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला असल जिंदगी में कहाँ काम आता है? ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये हमारे लिए एक गेम चेंजर है। स्रोत में क्रेन और जिब का उदाहरण दिया गया है ना? हाँ, क्रेन से वजन उठाने का जिक्र है। कल्पना कीजिए कि एक भारी क्रेन हवा में कई टन भारी कंक्रीट का ब्लॉक उठा रही है। वहां 3 बल एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। एक तो ब्लॉक का अपना वजन होगा जो नीचे की तरफ खींच रहा होगा। सही कहा। दूसरा बल है क्रेन के टाई रॉड में पैदा होने वाला तनाव यानी टेंशन। और तीसरा है क्रेन के जिब या बूम में आने वाला संपीड़न, मतलब जो उसे दबा रहा है। और चूंकि वो कंक्रीट का ब्लॉक हवा में स्थिर लटका है, मतलब वो तीनों बल संतुलन में है। बिल्कुल। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस स्टील की रस्सी में कितना तनाव है? अगर तनाव उसकी क्षमता से ज्यादा हो गया तो रस्सी टूट जाएगी। तो हम लामी का प्रमेय इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हम रस्सियों और जिब के बीच के कोण नाप लेते हैं और लामी के प्रमेय से हमें एकदम सटीक रूप से पता चल जाता है कि तार में कितने किलो न्यूटन का बल है। इससे हम तय करते हैं कि तार कितना मोटा होना चाहिए ताकि वो भारी वजन से टूट ना जाए। ये तो सच में बहुत जरूरी है। मतलब इसके बिना तो साइट पर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। एकदम। इसीलिए लामी का प्रमेय महज गणित नहीं, सुरक्षा की गारंटी है। बहुत ही दिलचस्प। अच्छा, अब जब हम इन बलों को नापने और सुलझाने की बात कर ही रहे हैं, तो स्रोत में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज का जिक्र है, फ्री बॉडी डायग्राम या FBD। अब स्ट्रक्चरल इंजीनियरों का सबसे बड़ा हथियार। मुझे हमेशा से ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था। मतलब बलों को हल करने के लिए सबसे पहला कदम FBD बनाना ही क्यों होता है? इसे ऐसे समझिए, जैसे एक डॉक्टर शरीर के अंदर देखने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल करता है ना। हाँ, FBD हम इंजीनियरों का एक्सरे विजन है। जब हम किसी ढांचे को देखते हैं तो वो बहुत जटिल होता है। FBD बनाना किसी वस्तु को उसकी सभी बाहरी दीवारों, फर्शों या कब्जों से अलग करके देखने जैसा है, उसे आइसोलेट कर लेना। अच्छा, मतलब हम मान लेते हैं कि वो वस्तु हवा में है। एक तरह से हाँ। जब हम सारी बाहरी चीजें जैसे सपोर्ट्स या दीवारें हटा देते हैं तो उनकी जगह हम वेक्टर तीर लगा देते हैं। वेक्टर तीर? हाँ, वे तीर ये दिखाते हैं कि वो हटाई गई दीवार या फर्श उस वस्तु पर कैसा प्रतिक्रिया बल लगा रहे थे, रिएक्शन फोर्स। और साथ ही उस वस्तु का अपना वजन भी एक तीर से दिखाते हैं। तो अगर एक पुल का कोई जोड़ है तो हम पूरे पुल को नहीं देखते, हम सिर्फ उस जोड़ को निकालते हैं और जो भी गर्डर उससे जुड़े हैं उन्हें हटाकर सिर्फ ये दिखाते हैं कि कौन सा गर्डर उसे खींच रहा है और कौन सा दबा रहा है। एकदम सही। और जब ये नक्शा बन जाता है तो फोर्सेस को रिजॉल्व करना, उनका एक्स और वाई एक्सिस पर बैलेंस निकालना बहुत आसान हो जाता है। बिना FBD बनाए किसी भी समस्या को हल करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। मतलब FBD के बिना आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस शुरू ही नहीं कर सकते? नामुमकिन है। एक तीर भी गलत बना तो पूरी बिल्डिंग का डिजाइन गलत हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए अब चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमने बलों को तो समझ लिया, अब बात करते हैं उन चीजों की जो इन बलों को सहती हैं। धरन यानी बीम्स। हाँ, बीम्स और उनके सपोर्ट्स, किसी भी ढांचे की रीढ़ की हड्डी। तो एक बीम वास्तव में क्या होता है? मतलब एक आम इंसान के लिए तो छत में लगा हुआ लोहे या कंक्रीट का कोई भी लंबा टुकड़ा बीम हो सकता है। तकनीकी रूप से कहें तो बीम एक सीधा ठोस छड़ या संरचनात्मक अवयव है जो मुख्य रूप से क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल होता है। हाँ, खंबे तो वर्टिकल होते हैं। सही कहा, कॉलम वर्टिकल होते हैं और उन पर ऊपर से सीधा भार आता है। लेकिन बीम की खासियत यह है कि उस पर जो भार लगता है वो उसकी अक्ष के लंबवत होता है। इसे हम अनुप्रस्थ भार या ट्रांसवर्स लोड्स कहते हैं। अच्छा, ट्रांसवर्स लोड्स। जैसे कि पुल के ऊपर से गाड़ियां गुजर रही हैं तो वो बीम को बीच में से झुकाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल, वो बेंडिंग मोमेंट पैदा करता है और इसी बेंडिंग को रोकने के लिए बीम को डिजाइन किया जाता है। लेकिन कोई भी बीम ऐसे ही हवा में तो टिका नहीं रह सकता ना। हाँ, उसे टिकाने के लिए सपोर्ट चाहिए होते हैं, मजबूत कंधे। स्रोत में 3 मुख्य तरह के टेकों या सपोर्ट्स की बात की गई है। पहला है सरल या रोलर टेक, रोलर सपोर्ट।
ये कैसे काम करता है? रोलर टेक जैसे किसी चीज को पहियों पर रख दिया हो। ये बीम को सिर्फ एक दिशा में सहारा देता है, सतह के लंबवत। मतलब ऊपर की तरफ से एक रिएक्शन फोर्स देता है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये बीम को खिसकने की अनुमति देता है। हॉरिजॉन्टल दिशा में बीम मूव कर सकती है। लेकिन हम क्यों चाहेंगे कि कोई पुल या बिल्डिंग की बीम अपनी जगह से खिसके? ये तो खतरनाक लगता है। सुनने में लगता है, लेकिन ये इंजीनियरिंग का बहुत जरूरी हिस्सा है। सोचिए, गर्मियों में जब तापमान 50 डिग्री हो जाता है तो पुल का स्टील फैलता है। ओहो, थर्मल एक्सपेंशन। बिल्कुल। अगर हम पुल के दोनों सिरों को एकदम टाइट फिक्स कर दें और स्टील को फैलने की जगह न मिले तो उसमें इतना थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा कि पुल टेढ़ा होकर टूट सकता है। अच्छा, तो एक सिरा रोलर पर रखते हैं ताकि वो आराम से खिसक सके और स्ट्रेस ना आए। एकदम सही पकड़ा आपने। ये तो बहुत ही स्मार्ट है। दूसरा सपोर्ट है कब्जेदार या पिन टेक, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट दरवाजे के कब्जे की तरह होता है। मतलब ये खिसकने नहीं देता? नहीं, ये बीम को खिसकने नहीं देता। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से रिएक्शन देता है, लेकिन ये बीम को थोड़ा सा घूमने या रोटेट करने की आजादी देता है। तो ये रोलर से ज्यादा पक्का है, लेकिन पूरी तरह से फिक्स नहीं है। हाँ, भारी ट्रस या पुलों के जोड़ों में इसका इस्तेमाल होता है ताकि बेंडिंग स्ट्रेस एक ही जगह पर जमा ना हो। और तीसरा है सबसे मजबूत आबद टेक या फिक्स सपोर्ट। ये किसी भी तरह की आजादी नहीं देता। न खिसकने देगा न घूमने देगा। बिल्कुल नहीं। ये तीनों प्रकार के बलों को रोकता है, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और मोमेंट यानी रोटेशन को भी। ऊंची इमारतों की जो बालकनी होती है, कैंटिलीवर बीम्स, हाँ, उनका एक सिरा कंक्रीट के कॉलम के अंदर बहुत गहराई तक फिक्स्ड होता है। वहां यही फिक्स्ड सपोर्ट काम आता है। और मुझे लगता है कि ये सपोर्ट डिजाइन करने में सबसे ज्यादा स्टील और कंक्रीट लगता होगा, क्योंकि सारा जोर वहीं पड़ रहा है। बिल्कुल, मोमेंट बहुत ज्यादा होता है वहां। अच्छा, अब बीम और सपोर्ट्स तो तैयार हो गए। अब बात करते हैं दुनिया के भार की। मतलब इन बीम्स पर किस तरह का वजन रखा जाता है। स्रोत में भार के प्रकार बताए गए हैं। हाँ, भार की प्रकृति समझे बिना तो बीम डिजाइन ही नहीं हो सकती। इसमें दो मुख्य प्रकार हैं, संकेंद्रित भार यानी पॉइंट लोड, और दूसरा है एक समान वितरित भार यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या यूडीएल। पॉइंट लोड क्या होता है? पॉइंट लोड का मतलब है जब सारा वजन बीम के किसी खास बिंदु पर लग रहा हो। लेकिन असल दुनिया में तो कोई भी चीज सुई की नोक जैसी तो नहीं होती ना। सबका कुछ तो एरिया होता ही है। हाँ, प्रैक्टिकली कोई परफेक्ट पॉइंट लोड नहीं होता, लेकिन जब वो एरिया पूरी बीम की लंबाई के मुकाबले बहुत छोटा हो तो गणना के लिए हम उसे पॉइंट मान लेते हैं। जैसे पुल के ऊपर खड़ा कोई ट्रक। सही का। पुल कई 100 मीटर लंबा है और ट्रक के टायर का संपर्क क्षेत्र कुछ इंच का, तो वो टायर पॉइंट लोड बन जाता है। समझ गई। और यूडीएल यानी वितरित भार? ये वो भार है जो पूरी बीम की लंबाई पर एक समान रूप से फैला होता है, जैसे हर मीटर पर कितना वजन आ रहा है। इसका कोई उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है बीम के ऊपर रखी छत का अपना खुद का वजन। स्लैब का वजन वो किसी एक जगह पर नहीं होता, पूरी बीम पर बराबर पड़ता है। या जैसे पानी की टंकी में पानी का दबाव। बिल्कुल। हम जब भी घर का डिजाइन बनाते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि कहाँ पॉइंट लोड आएगा और कहाँ यूडीएल। उसी हिसाब से सपोर्ट्स तय होते हैं और फिर कंक्रीट और स्टील की मात्रा तय होती है। तो आज की इस चर्चा से ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि इंजीनियरिंग में कुछ भी अंदाजे से नहीं होता। मतलब हर चीज साम्यावस्था की अवधारणा से लेकर जो चीजों को गिरने से बचाती है, हाँ। और लामी का प्रमेय जो क्रेन की रस्सियों का तनाव बताता है, एफबीडी जो बलों को देखने का एक्सरे चश्मा है, और ये सभी सपोर्ट्स और लोड्स, ये सब एक कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं। एक बहुत ही मजबूत कड़ी जो हमारी पूरी सभ्यता के ढांचे को टिकाए हुए है। सच में बहुत सारे आहा मोमेंट्स थे आज। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा परेशान करने वाला विचार मेरे मन में आ रहा है। बताइए। आज हमने जाना कि बलों का सटीक संतुलन बाहरी रूप से संरचनाओं को कैसे स्थिर रखता है। एक भारी पुल दशकों तक परफेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम में खड़ा रहता है। हाँ, एकदम शांत। लेकिन जरा सोचिए, जब वो पुल दशकों तक लगातार उस भारी भार और तनाव को सहन कर रहा है, तो उसके भीतर एकदम माइक्रोस्कोपिक स्तर पर कंक्रीट और स्टील के अणुओं पर क्या गुजर रही होगी। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये बेजान सामग्रियां भी सालों तक इतना भार सहने के बाद अंदर ही अंदर थक जाती हैं? आप मटेरियल फटीग की बात कर रही हैं। बिल्कुल। बाहर से ढांचा भले ही संतुलन में हो, लेकिन क्या वो अंदर से टूट रहा होता है?
ये एक ऐसा विचार है जो हमें किताबी साम्यावस्था से निकालकर सामग्री विज्ञान या मटेरियल फटीग की एक नई और जटिल दुनिया में ले जाता है। ये सच में सोचने वाली बात है कि परफेक्ट इक्विलिब्रियम के बावजूद समय और थकान कैसे अपना असर दिखाते हैं। तो इसी उत्तेजक विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। एक बार फिर बलों और संरचनाओं की इस छिपी हुई दुनिया को हमारे साथ डिकोड करने के लिए आप सभी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में।